नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन सभी का, गृहिणी सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। और आज के दिन माँ सरस्वती का दिन है। माँ सरस्वती को सभी हम अभिनंदन और प्रार्थना करते हैं। कमल पुष्प पर असीत माँ, देती ज्ञान का सागर माँ, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, अपने कर्मों से महान बनो। शुरुआत करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 यह है और 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रैक्टिस पेपर करेंगे। और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर को आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और इस प्रैक्टिस पेपर में संपूर्ण कंसेप्ट से 30 महत्वपूर्ण लाजवाब संभावित प्रश्न लिए गए हैं। सारे कंसेप्ट से प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपका स्कोर जान लेते हैं। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस पेपर पर आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, प्रत्येक शिक्षक बंधु का फीडबैक क्या है। पहला प्रश्न है साथियों, पियाजे जी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं, हम क्लास में बात भी कर चुके हैं। तो मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। और आज जो आंसर रहेगा वह डिफिनेशन के साथ रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन्होंने, जीन पियाजे जी ने बालकों के चिंतन तर्कणा के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। इसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन, साम्यधारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना आदि दिया है। तो 4 संरचनाएं जीन पियाजे जी ने दिया है। अनुकूलन, साम्यधारण, संरक्षण और संज्ञानात्मक, ये 4 शब्द आए। आपको जीन पियाजे जी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सिलेक्शन पाना है। साथियों, दूसरा प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आपका क्षैतिज अंतरण हो जाएगा, यहाँ पे द्विपार्श्विक हो जाएगा। तो सभी कमेंट करेंगे, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का ज्ञान या प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात द्विपार्श्विक या 2 समान भाग, बायां तथा दायां, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखे पर या दाएं अंग में लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो वह द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। आई हो प्रत्येक शिक्षक बंधु समझ गए होंगे, आप लोगों ने फीडबैक भी कर दिया होगा। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन कहते हैं। प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, अपना स्कोर करेंगे। तो दिए है प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहा जाता है। आपने मैथ्स और गणित में पढ़ा भी होगा। और बहुलक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की मार्क का भाग जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। और प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। 3 मीडियम 2 मेन 3 माइनस m, ये आपको पता भी होगा सूत्र। बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ईपी पावलोव ने, स्किनर ने, थार्नडाइक महोदय ने, कोयलर महोदय ने। प्रत्येक भाई बहन का कमेंट आना चाहिए। साथियों, एग्जाम फतेह करना है तो प्रिपरेशन के पहले, एग्जाम के पहले जो है आपको पता है सिलेक्शन पाना है तो प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्मी में सिलेक्शन पाना होता है तो आप देखते हैं बच्चा 10वीं पहुंचता नहीं है, बस रनिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। डॉक्टर के लिए भी जब डॉक्टरी करता है उसके लिए प्रैक्टिस दिया जाता है। IAS IPS जब बनते उसके लिए भी प्रैक्टिस तौर पर कहीं ना कहीं दिया जाता है। तो जब आप शिक्षक बनते हैं एग्जाम के पहले आपको प्रैक्टिस करना है। और ये आपका टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर सारे प्रैक्टिस पेपर ला रहा है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सभी लोग जानते हैं, स्किनर महोदय की बात करेंगे।
स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार ईपी पावलोव ने क्लासिको अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया। थांडाइक ने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया जिस पर बिल्ली का प्रयोग किया। कोहलर ने सूझबूझ का सिद्धांत दिया और बंदर पर प्रयोग किया। तो स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया, चूहा पर प्रयोग किया। ईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। कौन सा सिद्धांत दिया? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया। थांडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया और बिल्ली पर प्रयोग किया। कोहलर ने बंदर पर। प्रश्न आता है ना, थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? आपका जवाब होना चाहिए बिल्ली पर किया था। कोहलर ने किस पर किया? बंदर नामक चिंपांजी पर किया। और पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे पर किया था। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? प्रत्येक शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? सभी जानते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969-71 में दिया गया। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न, छठवां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। साथियों, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने, ईस्टर्न ने दिया था, ईस्टर्न होना चाहिए, रमन ने दिया या सीरियल बर्ट ने दिया? तो सभी जानते हैं जब भी मानसिक आयु के प्रत्यय की बात की जाती है एक ही नाम आता है, विनय और साइमन। जी हाँ, मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिक ने अधिक किया है और इस प्रत्यय का प्रतिपादन विनय तथा साइमन ने दोनों मिलकर किया है। तथा शैक्षिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु या उनकी बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100। वास्तविक मतलब करंट की जो आयु है, मानसिक आयु यानी जो बुद्धि की उसकी आयु कहलाती है। क्या आपने देखा होगा चौथी कक्षा का बच्चा छठवीं तक के बुक के क्वेश्चनों को हल कर लेता है, प्रश्न को जवाब दे देता है। कोई बच्चा छठवीं का है पर चौथी का भी नहीं दे पाता। यही होती है मानसिक आयु। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखिए, थांडाइक महोदय जी ने 2 नियम दिए थे। एक था मुख्य नियम जो 3 थे और गौड़ नियम कितने थे? 5 थे। तो 3 नियम, इनमें से आपका एक तत्परता का है, प्रभाव का है, अभ्यास का। ये थांडाइक महोदय के 3 नियम हैं जो मुख्य नियम के हैं, लेकिन तनाव का नियम नहीं होगा। तो सीखने का यहाँ पे तनाव का नियम नहीं होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात, चलिए तो सभी यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि खाली स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत ने पावलोव ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। देखिए, हमने आपको बताया था ईपी पावलोव का नाम आता था कुत्ते पर आता है, कोलबर्ग की बात करते हैं बंदर पर आता है, स्किनर महोदय की बात करते हैं चूहा पर आता है, और थांडाइक महोदय की बात करते हैं तो बिल्ली पर आता है। चारों बेहतरीन है और 4 में से एक अवश्य पूछा जाएगा। तो ईपी पावलोव का जो प्रयोग है कुत्ते पर किया, बिल्ली पर थांडाइक ने, बंदर पर किसने किया था? कोहलबर्ग, और चूहे पर स्किनर महोदय की बात करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता भी चुके हैं। यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, कोहलर की बात करेंगे, सूझ का सिद्धांत बंदर पर किया, थांडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर किया, ईपी पावलोव की बात करेंगे, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो सारे प्रश्न हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रिपेयर करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा सिलेक्शन पाने के लिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रत्येक शिक्षा बंधु भाई बहन सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्ज़ाम फतेह की तैयारी चल रही है, एग्ज़ाम फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है, तो आपका कमेंट सरोपर ही है, फीडबैक शर्मान है। साथियों, 9 नंबर प्रश्न है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन थांडाइक ने दिया, कोहलर ने दिया, ईपी पावलोव ने दिया या वुडवर्थ महोदय ने दिया? सभी कमेंट कीजिएगा, बेहतरीन क्लास है। जी हाँ, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके किसने दिया था? कोहलर महोदय ने दिया था। अब किस पर बात करेंगे? बंदर की बात करेंगे, और बंदर का नाम क्या था? चिंपैंजी की बात करेंगे। कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर महोदय ने दिया था या किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं
वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। ये एक क्वेश्चन बन जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं वस्तुतः अचानक आई सूझ में हो जाता है? वो कौन सा हो जाएगा? सूझ द्वारा सिद्धांत। या किसके सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं वस्तुतः अचानक आई सूझ में सूझा होता है? वह कोहलर का। तो किसी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आंसर में डिफिनेशन लेकर आते हैं ताकि आपका सिलेक्शन सर्वोपरि हो सके। और बंदर पर प्रयोग किया इस सिद्धांत का बात कर रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है। साथियों, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण या प्रेरणा है। सभी कमेंट करेंगे। 5 सेकंड के लिए आपको फीडबैक देने के लिए समय दिया जाता है। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेरणा दिया गया है, अभिप्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, तो सभी यहाँ पे नोट कर लेंगे किसकी बात कर रहे हैं। अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। और यह कथन किसका है? गुड के कथन है, यानी गुड के अनुसार बात करेंगे। गुड़ ये मीठा वाला नहीं, ये आपके मनोवैज्ञानिक है। विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है? विस्मृति यानी जो भूल जाने की प्रॉब्लम होती है उसको कम करना है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। देखिए, आप जानते हैं ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं कि विस्मृति कम करने का जो उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात इस प्रैक्टिस पेपर में आपको अगर 30.5 प्रश्न कर लेते हैं और कुछ भूला हो तो एक बार इस वीडियो को रिवीज अवर कर लें, मतलब पुनरावृत्ति। अर्थात पाठ की पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष भी है। और गिल्डार्ड 1973 की स्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है और इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? पुनरावृत्ति के द्वारा। साथियों, क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। ये सारे प्रश्न हम क्लास पर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने क्लास अटेंड किया होगा, हम 2500 महत्वपूर्ण बाल विकास की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 2500 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, जो सारे संभावित प्रश्न करेंगे, जो सिलेक्शन के लिए पक्का करेंगे। बाल विकास में से 30 में से 28 नंबर अवश्य पक्का करेंगे। साथियों, क्रोध व भय की प्रकार की बात करते हैं। 14 संवेग है, मूल प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। और काफ़ी बार पूछा जाता है संवेग किसका है, तो मैकडूगल की नाम आता है। ठीक है, मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है। प्रश्न भी आ सकता है, संवेग एक अवस्था होती है, जटिल सरल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग एक कैसी है? जटिल अवस्था होती है, जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन, ये क्या होता है? ये आंगिक प्रतिक्रियाएं होती है। तो किसके उदाहरण है? ये संवेगों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल जो है सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है, चिंतन है। ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल कहलाती है वह अनुकरण कहलाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे की भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट करेंगे जिनको एग्जाम फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है, क्रैक करना है। साथियों, अगला प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना कहते हैं। आप जानते हैं, यदि पूर्व ज्ञान, हमने जो डीएड बीएड में ये पेडागोजी पढ़ी है वो आज आपकी सिलेक्शन में काम आ रही है, तो वह क्या कहलाएगा? आपके लिए सकारात्मक ही कहलाएगा ना, आपके लिए लाभ ही होगा। तो यह सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहला जाता है। और आप लोग हमेशा देखते होंगे 9th का सब्जेक्ट जो होता है 10th में मिलता है, यानी पूर्व ज्ञान का क्या है, नए अनुभव की करते हैं। 11th का जो आप पढ़ते हैं वह 12th में कुछ ना कुछ आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? पूर्व ज्ञान पर नए अनुभव के आधार पर ही होता है। हम अपने से बता रहे हैं, कहीं सिद्धांत पर लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक हो तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। देखिए, आपने इस प्रैक्टिस पेपर में 30 प्रश्न कर रहे हैं।
और 1-2 दिन बाद हो सकता है 30 में से सारे प्रश्न आप लोग नहीं कर पा रहे हैं आंसर जानते हुए भी, तो आप क्या विस्मृत कर रहे हैं, आप लोग भूल जाते हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि का, समान बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का या क्षीण बुद्धि का माना जाता है। सभी जानते हैं टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का जो बालक है वह क्या माना जाता है, वह समान बुद्धि का माना जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, इस अवधारणा में मानसिक व सैद्धांतिक आयु द्वारा बुद्धिलब्ध ज्ञात की जाती है और बुद्धिलब्ध का सूत्र फार्मूला क्या है, MA/CA मल्टीप्लिकेशन 100। MA मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो इस प्रकार से हमारा 90 से 100 के बीच के बालक समान बुद्धि बालक कहलाएगा। आइए बात करते हैं 17वें प्रश्न की। दोस्तों, हल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की, प्रवृत्ति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की, मूल्यों के विकास की, किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। यहाँ पे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, प्रत्येक शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे, प्रत्येक अध्यापक अध्यापिका कमेंट करेंगे। तो हल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, आपके किशोरों के मनोविज्ञान की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, किशोरों का मनोविज्ञान, हल ऐसे मनोविज्ञान थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया और हाल के अनुसार किशोरावयस्क एक आंधी तूफान की अवस्था है, एक तनाव तूफान की अवस्था है। और आपने एक कथन भी पढ़ा होगा कि किसके अनुसार जो है किशोर अवस्था जो है एक आंधी तूफान की अवस्था है, तो हाल के अनुसार है। किशोर जो है एक तनाव और तूफान की अवस्था है, हाल के अनुसार है। ये कथन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये संपूर्ण कंसेप्ट रहता है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए, बेहतर तैयारी कर सकें, सिलेक्शन पा सकें और 30 में से 28 प्लस का स्कोर बाल विकास में प्राप्त कर सकें। क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो 30 में से 28 जो है 2 सब्जेक्ट में आपके आने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे, 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में 28 प्लस आएगा, सिलेक्शन सरोपर ही हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, स्पीयरमैन ने, हॉल ने, हलिंगवर्ड ने या फ्रायड ने दिया था। देखिए, जब भी मनोलैंगिक विकास के नाम की बात की जाती है, इनके महत्व की बात की जाती है, वो भी मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास की बात की जाती है, इनके महत्व की बात की जाती है, तो आपके फ्रायड महोदय हो जाएंगे। फ्रायड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या है फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो की उदाहरण दी, काफ़ी बार पूछा जाता है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, यहाँ से भी संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको समझ लेना है। बात करेंगे सिगमंड फ्रायड महोदय की बात करेंगे। 19वां प्रश्न है साथियों, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया, डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, E.P. पॉलॉ ने, वाटसन ने। प्रत्येक शिक्षा बंधु का, भाई बहन का कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, हम बात करेंगे डब्ल्यू वुंट की बात करेंगे। इनका पूरा नाम है डब्ल्यू अर्थात विलियम वुंट ने मनोविज्ञान के प्रक्रम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण, संवेदना एवं संवेगी जैसे प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मत किया था। बात करेंगे 20वें प्रश्न की। साथियों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, फ्रांज वेंटानो ने, मैक्स वर्दीमन ने, एडवर्ड शमिन ने, कर्ट लेविन ने। सभी जानते हैं आप लोग, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं फिर भी कमेंट नहीं करते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, आपका जवाब मैक्स वर्दीमन है, इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने की थी, मैक्स वर्दीमर, गोल्फगैम कोहलर तथा कर्ट लेविन ने रखा था। ये आपको ध्यान देना है। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और 30 में से आप सभी लोग जानते हैं हमें 28 प्लस यहाँ पे कमेंट करना ही करना है, स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए अब आने वाले प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से संबंधित है। देखिए, संगणन की बात करें, संगणन मतलब इकट्ठा होना, तो संगणन का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, आपके स्मृति से संबंधित है। अगला प्रश्न की बात करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, 6 सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का है? सभी शिक्षक बंधु का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सपने को साकार करना, शिक्षक बनना, माता पिता के सपने को साकार करना। तो 6 सिद्धांत इनमें से किस वर्ग का सिद्धांत कहलाता है? गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत कहलाता है। और जो आपके लेविन हैं, एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन का 6 सिद्धांत समान शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B बराबर FV द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यह किसका कथन है? तो कर्ट लेविन का कथन है। लेविन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता के मापन हेतु किया जाता है। देखिए, जब भी बैटरी की बात की जाती है, भाटिया का नाम आ ही जाता है, भाटिया बैटरी परीक्षण। तो इसका प्रयोग जो है किसके मापन हेतु करते हैं? सभी को पता है बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि के मापन हेतु करते हैं। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और बुद्धि भाटिया बैटरी परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। और भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाटिया द्वारा बुद्धि परीक्षण का निर्माण कहाँ पर किया गया? भारत पर, अमेरिका पर, रूस पर, चीन पर? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है भाटिया बैटरी जो है कहाँ पर किया गया? भारत देश, भारत पर किया गया। और ये क्या है? एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न है साथियों, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? आपके हल ने, थांडाइक महोदय जी ने, स्किनर ने या वाटसन महोदय जी ने दिया था? तो अभिक्रमयोजित अधिगम का जो प्रत्यय देने वाले हैं आपके स्किनर महोदय हो जाएंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात करेंगे। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहे पर प्रयोग किया था। जिस प्रकार ईपी पावलोव का नाम क्लासिकल अनुबंधन से जुड़ा है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अधिगम से जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। तो क्रिया प्रसूत आए तो आपको स्किनर करना है, संवेगात्मक अनुबंधन आता है। अगर संवेगात्मक शब्द आता है और अनुबंधन नहीं आता तो फिर ईपी आपका जीन पियाजे जी हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आएगा तो जीन पियाजे जी होंगे। और संज्ञानात्मक अनुबंधन आता है तो फिर आपका स्किनर महोदय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, 25वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या अभिक्षमता कहते हैं। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे ही साथियों अधिगम कहते हैं। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को जल्दी कंप्लीट करते हैं। साथियों, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड के सिद्धांत का या फ्लोइड तथा क्रिस्टलाइट के सिद्धांत का? सभी कमेंट करेंगे। आपको पता है फिर भी कमेंट करें, नहीं पता है फिर अपने अनुमान से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और 30 में से जो भी स्कोर हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, गिलफोर्ड का सिद्धांत का हिस्सा है। जी हाँ, गिलफोर्ड का सिद्धांत 1907 का यह विचार है कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में सुसंगठित किया जा सकता है। और वो 3 विमाएँ कौन सी हैं? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध कितनी होगी? नाम कोई भी हो सकता है, वर्ष कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ही फार्मूला है। यहाँ पे क्या दिया गया? मानसिक आयु 10 वर्ष है तो MA की जगह 10 कर लीजिए और करंट उसकी 8 है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, उसकी क्या निकल आएगी? बुद्धिलब्ध निकल आएगी। ठीक है, तो 8 से इसको हम काटते हैं, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 4 से काटेंगे 25 आएगा। 25 का गुणा 5 से कीजिए, 25 पंचे 125, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 8 वर्ष का कोई बालक है, बालिका है, उसकी मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है, मानसिक आयु ज़्यादा है तो बुद्धिलब्ध भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी अनुमान लगा लेना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 28वां प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है,
प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। बहुत ही बेहतरीन अच्छा प्रश्न है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोटोलसिस का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, इस संवेग का ऐसा सिद्धांत जो यह विचार मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, वह है जेम्स लैंग का सिद्धांत। जी हाँ, जेम्स लैंग के सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, तब फिर संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण तौर पर यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग के सिद्धांत पर आधारित है। 29वां प्रश्न है, इसके बाद अंतिम प्रश्न करेंगे। 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर करेंगे। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। सभी कमेंट कीजिएगा। तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो सांवेगिक तनाव है वह क्या कहलाता है साथियों? वह कहलाता है कुंठा। इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्योंकि कुंठा मैकडूगल के 14 संवेग में बताया गया है, किसी इच्छा की पूर्ति न होना कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास की बात करेंगे। प्रत्येक शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा। तो कोलबर्ग के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इनमें से किस विकास से संबंधित हो जाएगा? देखिए, जब भी कोलबर्ग की बात करते हैं नैतिकता का नाम आ ही जाता है, तो यहाँ पे आपका नैतिक विकास ऑप्शन सही हो जाएगा। नैतिक विकास कोलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तित्व दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। प्रश्न आ सकता है, यह किसका तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है? किसका तर्क है? कोलबर्ग का तर्क है। तो आज के प्रैक्टिस पेपर फोर्थ या प्रैक्टिस पेपर था बाल विकास का, कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले बाल विकास के 3 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, एक मैथ का प्रैक्टिस पेपर और एक हिंदी का प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको दे दिया गया है। प्रैक्टिस पेपर का लिंक बना दिया गया है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, अपना स्कोर जरूर बताइए। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।